मस्त एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे के लिए समान अध्ययन का जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, आज उसका अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि 31वां 31st प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी, यूपी SSC या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके समान अध्ययन के जो प्रश्न आते हैं उन सब में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। आपको बताना था इन्होंने कहाँ पे किसानों को संगठित किया था। विकल्प ए है अवध में, विकल्प बी है आंध्र में, विकल्प सी है बिहार में और विकल्प डी है बंगाल में। तो जो किसान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होते रहे, उनमें बाबा रामचंद्र ने जिस किसान आंदोलन की अगुवाई की थी वो कहाँ पे की थी। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प ए, यानी अवध क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए थे वहाँ पे बाबा रामचंद्र ने उनको अगुवाई की थी किसानों की। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को घोषणा की गई। आपको बताना पूर्ण स्वराज्य की जो संकल्प की घोषणा की गई वो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की गई। विकल्प ए है कराची अधिवेशन, विकल्प बी है लाहौर अधिवेशन, विकल्प सी है कलकत्ता अधिवेशन और विकल्प डी है त्रिपुरा अधिवेशन। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी। आपको बता दें ये अधिवेशन 1929 में किया गया था। पहले गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गांधी जी ने स्वैच्छिक रूप से जवाहरलाल नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों तीसरा, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। विकल्प ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विकल्प सी है सी राजगोपालाचारी और विकल्प डी है जगजीवन राम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो अगस्त 1946 में हमारे स्वतंत्र भारत की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी उसमें ये शामिल नहीं थे। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल का संकीर्णतम हिस्सा किनके बीच स्थित है। ये इंग्लिश चैनल पश्चिमी यूरोप के आसपास है। ये जल का एक पतला सा हिस्सा है, तो आपको बताना है ये किनके मध्य स्थित है। विकल्प ए है डोवर एवं कैले के बीच, विकल्प बी है पोर्ट्स माउथ एवं ले हाब्र के बीच, विकल्प सी है हल एवं रॉटरडम के बीच और विकल्प डी है प्लाईमाउथ एवं ब्रेस्ट के बीच। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, यानी डोवर एवं कैले के बीच ये इंग्लिश चैनल का जो संकीर्णतम हिस्सा है वो स्थित है। पांचवा सवाल है, फैक्ट्री एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। विकल्प ए है उत्तर पश्चिम उत्तरी अमेरिका, विकल्प बी है पूर्व पश्चिम दक्षिण अमेरिका, विकल्प सी है पूर्वी यूरोप और विकल्प डी है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया। आपको बताना है फैक्ट्री एग्रीकल्चर कहाँ की विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी साउथ ईस्ट एशिया में इस तरीके की कृषि की जाती है। छठा सवाल है, किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है। काठमांडू जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। विकल्प ए है अरुण नदी, विकल्प बी है सप्तकोशी, विकल्प सी है बागमती, विकल्प डी है सनकोशी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। आपको बता दें काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आपको बताना है कि काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है दोस्तों विकल्प सी, यानी बागमती नदी के किनारे ये अवस्थित है। काठमांडू एक हिल स्टेशन भी है, नेपाल का हिल स्टेशन भी है। सातवां सवाल है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प ए है ऊपरी सदन में, विकल्प बी है निम्न सदन में, विकल्प सी है भारत के रिजर्व बैंक में और विकल्प डी है वित्त कमीशन में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी निम्न सदन में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सबसे पहले
वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 8वां सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1965, विकल्प बी है 1947, विकल्प सी है 1975 और विकल्प डी है 1955। तो दोस्तों आपको बताना है प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत के पश्चात कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि 1955 में हुई थी, स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था, लॉ कमीशन बनाया गया था। वैसे बता दें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 1833 का जो एक्ट आया था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, जब भारत था उस समय 1833 में एक एक्ट आया था, उसमें विधि आयोग के बनाने की सिफारिश की गई थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था भारत में और भारत, लेकिन स्वतंत्रता के पास 1955 में, स्वतंत्रता के बाद जो विधि आयोग बनाया गया था 1955 में बनाया गया था। वर्तमान में अगर बात करें, यानी कि 2018 में जो विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए 18-19 के लिए, वो हैं बलवीर सिंह, याद रखें, बलवीर सिंह चौहान वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, बलवीर सिंह चौहान। 9वां सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कितने प्रकार के रिट यानी अध्यादेश रिट जारी किए जा सकते हैं? विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 8। तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कितने टाइप के रिट जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि 5 टाइप के रिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है जब उसे लगता है कि किसी या किन्हीं लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिट जारी करते हैं। ये 5 टाइप जो है उनको याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 10वां सवाल है, भारत की जनगणना यानी सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम है? आपको बताना है। विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है पंजाब, विकल्प सी है बिहार और विकल्प डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा राज्य में 2011 की सेंसस के अनुसार हमारे देश का सबसे कम लिंगानुपात था। यहाँ का जो उस समय लिंगानुपात था वो 879 यानी 879 था। आपको बता दें 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो 1000 पुरुषों में हरियाणा में 879 जो है महिलाएं थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल इंडिया का जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अनुसार वो है 943। 11वां सवाल है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आपको बताना, इकोनॉमी में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है? विकल्प ए है समाजवादी, विकल्प बी है साम्यवादी, विकल्प सी है पूंजीवादी और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है उसमें व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। 12वां सवाल है, CII ये एक संगठन है CII, इसका पूर्ण रूप बताना है आपको। विकल्प ए है कन्फेडरेशन ऑफ IT इंडस्ट्री, विकल्प बी है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, विकल्प सी है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्री और विकल्प डी है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1895 में की गई थी। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में CII का हेडक्वार्टर है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। आपको बता दें वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है CII के, उनका नाम है राकेश भारती मित्तल। राकेश भारती मित्तल जो है वर्तमान में इनके चेयरपर्सन है। 11वां सवाल है, पत्थर को ठोकर मारने में से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है?
रीजन क्या है? पत्थर को ठोकर मारने में व्यक्ति को जो चोट लगती है। विकल्प ए है जड़त्व, विकल्प बी है वेग, विकल्प सी है प्रतिक्रिया और विकल्प डी है संवेग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी प्रतिक्रिया। रिएक्शन के कारण जो है पत्थर को चोट मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है। आपको बता दें न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, उसमें से जो तीसरा नियम है न्यूटन का, वो कहता है प्रत्येक क्रिया की समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उसी लॉ के तहत इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। 14वां सवाल है साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये क्या दर्शाता है? विकल्प ए है समदाबी प्रतिक्रिया, विकल्प बी है समायतनिक प्रक्रिया, विकल्प सी है समतापी प्रतिक्रिया और विकल्प डी है रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। दोस्तों विकल्प डी इसका सही विकल्प है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया साइकिल का टायर अचानक फट जाने का कारण रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण होता है। आपको बता दें रुद्धोष्म प्रक्रिया एक्चुअली परिवर्तन के समय ऐसी कंडीशन हो अगर कि परिवर्तन के समय निकाय एवं बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मीय ऊर्जा की आदान प्रदान बिल्कुल ना हो, ऐसी प्रक्रिया को रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं। 15वां सवाल और आज का अंतिम सवाल है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? विकल्प ए गुरुत्वाकर्षण, विकल्प बी द्रव्यमान, विकल्प सी ए और बी दोनों यानी कि गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों और विकल्प डी है उत्प्लावकता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी ए और बी दोनों ही विकल्प इसके सही हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण पिंड का वजन इसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चंस आपकी सफलता में कुछ योगदान दे पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।